वीडियो में ट्रैवल के बारे में बात करेंगे। ट्रैवल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा चैप्टर है, इसीलिए हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये हमारा ट्रैवल चैप्टर पर पहला पार्ट है, पहला वीडियो है। ये वीडियो खत्म होने के बाद में आपको पार्ट नंबर 2 भी देखना है, ताकि आप ट्रैवल पर पूछे गए किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, ट्रैवल पर हमारा पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस की बात करें तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन समय समय पर पूछे गए हैं। अब तक यहाँ से करीब करीब 19 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और उम्मीद है कि आगे भी यहाँ से और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो इस टॉपिक को हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि हमसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। दीज आर दी कंटेंट्स जो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप यहाँ पर में देख सकते हो, हम जानेंगे ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रैवल क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से मोड्स है, उसके बाद में हम लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट की बात इस वीडियो में करेंगे। बाकी का जो भी हमारा कंसेप्ट बच जाता है, जो भी हमारी चीजें बच जाती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। मतलब कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक या एक जगह से दूसरे जगह तक अगर से किसी चीज का मूवमेंट हो रहा है तो हम इसे ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। अब ये जो मूवमेंट है ये कई वजहों से हो सकता है या कई चीजों का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स का मूवमेंट हो सकता है, केमिकल्स का मूवमेंट हो सकता है, मेडिसिन का मूवमेंट हो सकता है, हम एक जगह से दूसरी जगह मेडिसिन भेज सकते हैं, एनिमल्स का मूवमेंट हो सकता है या पीपल का हो सकता है। अब ये मूवमेंट कई वजहों से भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर से पीपल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो इसी कई वजह हो सकता है वो ट्रैवलिंग के लिए, घूमने के लिए जा रहे हो, या इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जा रहे हो, बिजनेस के लिए जा रहे हो। अगर हम मेडिसिन को या गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं तो हो सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से हम भेज रहे हो, कि हमें बिजनेस करना है, व्यापार करना है, और हम हमारे डीलर्स को, कस्टमर को चीजें भेज रहे हैं। तो बहुत सारे वजहों से ये मूवमेंट हो सकता है। अब हमने जान लिया कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। ट्रांसपोर्टेशन के तीन मोड होते हैं, एयर, वाटर और रोड। एयर से भी ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है, रोड से भी और वाटर से भी। आगे की स्लाइड में हम इनके बारे में डीप में देखेंगे। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ट्रांसपोर्टेशन के तीन मोड होते हैं, एयर मोड, वाटर मोड और रोड मोड। अब देखिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ इसी पर डिपेंड होती है कि उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस तरह का है। अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा तो हमें एक जगह से दूसरी जगह मोबिलिटी करवाने में, मूवमेंट करवाने में आसानी होगी, जिससे व्यापार बढ़ेगा, लोगों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान ज्यादा होगा। सो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो कुछ समय से, कुछ सालों से, 20-25 सालों से ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर में ध्यान दिया जा रहा है। ये कोशिश की जा रही है कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और बेहतर बनाया जा सके। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसके डेवलपमेंट में भी ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप जानते हो कि ह्यूमन जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। अगर से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो ये जो एक्टिविटीज है इसका बराबर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसी वजह से ह्यूमन सिविलाइजेशन का भी डेवलपमेंट अच्छी तरह से या प्रॉपर लेवल पर नहीं हो पाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हमने ट्रांसपोर्टेशन तो समझ लिया। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट। अब हमें समझना है कि ये ट्रेवल क्या होता है। ट्रेवल बहुत इजी है फ्रेंड्स। अगर कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप, ठीक है, किसी खास वजह से एक प्लेस से दूसरे जगह तक जाता है, तब हम उसे ट्रेवल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया में हो और आप अमेरिका जा रहे हो, तो आपका कोई भी वजह हो, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो आपकी ये मूवमेंट है, ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी ट्रेवल या फिर जर्नी। ओके, सो आई होप आपको समझ गया होगा कि अगर आप एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हो, रीजन कोई भी हो सकता है, इसे हम ट्रेवल या फिर जर्नी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, अगर ह्यूमन बीइंग का मूवमेंट हो रहा है तब हम उसे ट्रेवल कहेंगे। अगर से कोई गुड्स का मूवमेंट हो रहा है या फिर कोई एनिमल का या किसी और चीज का मूवमेंट हो रहा है तब हम उसे ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो ह्यूमन बीइंग का अगर से मूवमेंट हो रहा है तो उसे हम ट्रेवल कहते हैं। अगर से कोई गुड्स है, कोई या मेडिसिन है, केमिकल्स है, उसका मूवमेंट हो रहा है तो उसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ये दो डिफरेंस आपको याद में रखना है, एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ ले। अब देखिए, आपने ये तो समझ लिया कि ह्यूमन बीइंग का अगर से मूवमेंट है, ह्यूमन अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो हम उसे ट्रेवल कहते हैं। लेकिन ह्यूमन दो जगह
का ट्रैवल दो तरह से हो सकता है कि ह्यूमन जो है वो खुद की कंट्री में ही ट्रैवल कर रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में रहते हो और आप मुंबई जा रहे हो तो ये आपका ट्रैवल कंट्री के अंदर में ही हो गया, ठीक है, विद इन द कंट्री हो गया। लेकिन हो सकता है अगर आप दिल्ली से लंदन जा रहे हो तो ये आपका कंट्री के बाहर ट्रैवल हो गया। तो ट्रैवल जो है वो दो तरीके से हो सकता है, एक विद इन द कंट्री हो सकता है और एक कंट्री के बाहर भी हो सकता है, अदर कंट्री के लिए भी हो सकता है। और फ्रेंड्स आपको एक चीज ध्यान में रखना है, हमने ट्रैवल के बारे में देखा, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखा। सो एक छोटी सी चीज है, आप ये भी ध्यान में रखिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जा सकती है कि आप जानते हो कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स मतलब ऐसे ऐसे फ्यूल्स जो हमें नेचर से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हम लकड़ी हो गई, कोयला हो गया या पेट्रोल डीजल, ये सारी चीजें। और इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है? इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्टेशन में ही सबसे ज्यादा इन सारे फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल आपके गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं, उसके बाद में एरोप्लेन में पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, डीजल का इस्तेमाल ट्रक्स में होता है। सो ये फॉसिल फ्यूल का सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। और इसी की वजह से बहुत सारा पॉल्यूशन भी होता है। मतलब कि फॉसिल फ्यूल का सबसे बड़ा कंज्यूमर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और पॉल्यूशन का सबसे बड़ा क्रिएटर भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही है। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी बहुत सारे पॉल्यूशन के खतरे होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने देखा कि अगर ह्यूमन बीइंग एक जगह से दूसरे जगह पर मूवमेंट कर रहे हैं तब हम उसे ट्रेवल कहेंगे। अब ये मूवमेंट अलग अलग वजहों से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन एजुकेशनल पर्पस के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। आपने देखा होगा ना कि कई बार कुछ लोग अपना गांव छोड़कर शहरों में पढ़ने के लिए आते हैं या कई विदेश में जाकर पढ़ते हैं। तो एजुकेशनल पर्पस की वजह से ये मूवमेंट हो सकता है, ठीक है, एजुकेशनल ट्रेवल। या फिर एम्प्लॉयमेंट की वजह से कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट के वजह से अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाकर काम करते हैं। फिर बिजनेस की वजह से भी ये ट्रेवल हो सकता है, ठीक है, डिजास्टर को अवॉइड करने के लिए कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भूकंप वाली जगह है, ठीक है, वहां पर में अगर हमें खबर मिल जाए कि वहां भूकंप आने वाला है या फिर अगर हम साइक्लोन वाली जगह है, ठीक है, वहां तूफान आने वाला है तो हम उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। सो डिजास्टर को अवॉइड करने के लिए भी हो सकता है, हॉलीडे एंड वैकेशन के लिए भी, है ना। ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हॉलीडे और वैकेशन के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। फिर पिलग्रिमेज के लिए आपने देखा होगा कई लोग तीर्थ यात्रा पर, हज पर, इस तरह से पिलग्रिमेज के लिए भी ट्रैवल होता है। एडवेंचर करने के लिए कई लोग जाते हैं, माउंटेन पे ट्रैवल करने के लिए या फिर स्काई डाइविंग करने के लिए, बहुत सारे एडवेंचर के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। सो ट्रैवल के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने अभी ट्रैवल के बारे में देखा। हमने देखा कि ट्रैवल अलग अलग वजहों से हो सकता है। हमने ये भी जाना कि ट्रैवल कंट्री के अंदर में भी हो सकता है और कंट्री के बाहर भी हम ट्रैवल कर सकते हैं। जब हम ट्रैवल की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा हम हमारे देश के बारे में भी देख लेते हैं। आप जानते हो कि हमारा प्यारा भारत देश बहुत बड़ा है और बहुत ही डाइवर्स है। यहाँ अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस है, अलग अलग तरह के धर्म है, अलग अलग तरह के यहाँ पर में खाने बनते हैं, लोगों के अलग अलग तरह के ड्रेसिंग सेंस है। यहाँ एग्रीकल्चर की बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है। यहाँ अलग अलग तरह की ज्योग्राफी है। सो हमारा देश बहुत ही डाइवर्स है, बहुत ही बड़ा है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप जानते हो कि यहाँ अलग अलग तरह के ज्योग्राफिकल फीचर्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप राजस्थान में जाओगे तो आपको हॉट डिजर्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप कश्मीर में लद्दाख, लेह लद्दाख एरियाज में जाओगे तो वहां पर में आपको कोल्ड डिजर्ट्स मिल जाएंगे। माउंटेन्स है हमारे देश में, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, बहुत ही सारे फॉरेस्ट है। सो हमारा देश बहुत बड़ा है और बहुत ही वास्ट डाइवर्स है। अगर आपको ट्रेवल करना है तो आप आपके देश में, अपने देश में भी ट्रेवल कर सकते हो। आपको यहाँ पर मैं एक चीज ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स कि हमारे देश में भी एक कोल्ड डेजर्ट है जो कि लद्दाख में है। मैंने पहले भी आपको लेक्चर्स में बताया है कि हमारे देश में एक ही कोल्ड डेजर्ट है जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में पाया जाता है। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके ऊपर में बेस्ड एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। सो देखिए फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। ये क्वेश्चन आपसे सीटीईटी सितंबर 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन अवर कंट्री इज अ कोल्ड डेजर्ट। इनमें से कौन सी जगह पर हमारे कंट्री में कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है? सो आपके ऑप्शन है जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग। तो फ्रेंड जल्दी से सभी लोग मन में इसका आंसर आप डिसाइड कर लीजिए कि आप कौन सा आंसर मार्क करते हैं अगर आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते तो। कम ऑन फास्ट, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। अभी हमने देखा कि हमारे कंट्री में एक ही कोल्ड डेजर्ट है और वो लद्दाख में है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमें देखना है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, हमने ट्रेवल के बारे में भी जाना।
अब हम ये ट्रांसपोर्ट या फिर ये मूवमेंट किस तरह से कर रहे हैं, इसके ऊपर में डिपेंड होता है कि हमारे पास में कौन सा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, हम लैंड से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एयर से कर सकते हैं और वाटर से। तो हमारे पास में 3 तरह के ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स अवेलेबल है। एक है लैंड ट्रांसपोर्ट, एक है वाटर ट्रांसपोर्ट और एक है एयर ट्रांसपोर्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक एक करके इन तीनों को डीप में समझने की कोशिश करते हैं और इन सभी के फीचर्स को अच्छे से जानते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमें सबसे पहले देखना है लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। आप जानते हो फ्रेंड्स कि अगर से गुड्स का, पैसेंजर्स का मूवमेंट लैंड पर, जमीन पर हो रहा है, तो हम इसे लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और ये लैंड ट्रांसपोर्ट रोडवेज के जरिए हो सकता है, रेलवेज के जरिए हो सकता है, रोप के जरिए हो सकता है। इसे भी हम आगे में अच्छे से देखेंगे। उसके बाद में लैंड ट्रांसपोर्ट को हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रोडवेज और होता है रेलवेज। अगर हम रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये रोडवेज कहलाएगा। अगर हम ट्रेन का या रेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये रेलवेज कहलाता है। इन दोनों के बारे में भी हम डीप में समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम इन पर पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। और साथ ही साथ आपको इससे ये भी अंदाजा लग जाएगा कि आपको किस तरह से इन सभी टॉपिक को प्रिपेयर करना है, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि रोडवेज क्या होता है। देखिए, रोडवेज आप जानते हो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारे जिंदगी का। अगर आपको आपके घर से किसी ऑफिस में जाना है या आपके ऑफिस में जाना है, तो आप क्या करोगे, आप रोडवेज का सहारा लेते हो। कुछ लोग मेट्रो से भी जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी अगर हम बात करें मेजोरिटी लोगों की, तो मेजोरिटी ऑफ पर्सन्स जो है वो रोड का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। और अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो ये तो सबसे सूटेबल मीन्स है। अगर आपको 100 किलोमीटर के अंदर में ही जाना है तो ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सबसे बेस्ट और सुटेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अगर आपको बहुत ही दूर जाना है तो फिर आप रेलवेज का फिर या एयरवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट। अगर आप कार का, ट्रक का, बस का, ऑटो रिक्शा का, बुलक कार्ट का, इन सभी का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आप यहाँ पर में एक वेहिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक होता है नॉन वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट। अगर आप एनिमल्स का, जैसे कि कैमल, डॉग, एलिफेंट, हॉर्स, इन सभी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ये नॉन वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप किसी भी कार, ट्रक, बस, लॉरी, ऑटो रिक्शा, बुलेट कार्ट, टांगा, इन सभी का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट कहलाता है। अगर आप एनिमल का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये नॉन वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट कहलाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, रोड्स दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है सीमेंट, कंक्रीट, कोल टार से बना हुआ रोड, इसे हम पक्का रोड कहते हैं और ये हमारे ट्रेवल को इजी बना देता है। और दूसरा होता है सॉइल से बना हुआ मिट्टी का रोड। ये कच्चा रोड होता है और ये हमारे ट्रेवल को इजी नहीं बनाता, इसमें कई बार गड्ढे पड़ जाते हैं और हमारा जो ट्रेवल है वो इस पर इजी वे में नहीं हो पाता। तो दो तरह के रोड होते हैं। एक पक्का रोड होता है जो कि सीमेंट, कंक्रीट, कोल टार का बना हुआ होता है, और एक रोड होता है कच्चा रोड जो कि सॉइल का बना हुआ होता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको एक चीज और यहाँ पर में ध्यान रखनी है कि हमारे इंडिया में हम रोड को अलग अलग तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्रेस वेज, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड, बॉर्डर रोड्स, ये सभी रोड के टाइप्स है। फ्रेंड्स, यहाँ पर में हम इनके बारे में डीप में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको जो नोट्स, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड की गई है उसमें इन सभी के बारे में, एक्सप्रेस वेज क्या होते हैं, नेशनल हाईवेज क्या होते हैं, स्टेट हाईवेज क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हमने डीप में बात की है। तो आप इसके बारे में आप नोट्स में भी पढ़ लीजिए, ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज हो कि एक्सप्रेसवेज होता क्या है, नेशनल हाईवेज क्या होता है, स्टेट हाईवेज क्या होता है। अगर हम रोडवेज की बात कर रहे हैं तो हमें एक और चीज पता होनी चाहिए कि हमारा देश कौन कौन से और देशों के साथ में रोडवेज से जुड़ा हुआ है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये हमारा प्यारा भारत देश है। यहाँ पर में हमारे बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, जिसके बारे में हम सिटीज एंड कैपिटल्स में और अच्छे से देखेंगे। हमारा जो आगे के चैप्टर से उसमें हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर में रोडवेज से कनेक्टिविटी की बात करें तो हमारी कनेक्टिविटी पाकिस्तान के साथ में है, पाकिस्तान से हमारा रोडवेज कनेक्शन है, नेपाल के साथ में है, चाइना के साथ में है, भूटान के साथ में है, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सभी के साथ में है। अफगानिस्तान के साथ में हमारा रोडवेज कनेक्शन नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारी बाउंड्री तो लगती है अफगानिस्तान के साथ में, लेकिन ये जो हिस्सा है, ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पर मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। यहाँ पर मैं आप देखिए, ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, इतना जो हिस्सा है, ओके, ये हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। मतलब ये हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। मतलब अफगानिस्तान की बाउंड्री हमारे साथ लगती तो है, लेकिन जिस हिस्से में हमारी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ में लगती है वो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है।
इसीलिए हमारी अफगानिस्तान के साथ में कोई भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि कई जगहों पर रोड नहीं होते हैं, ना कच्चे रोड होते हैं ना पक्के रोड होते हैं। तो वहां पर में लोग ट्रेवल कैसे करते हैं, स्पेशली चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चों को तो स्कूल जाना ही होता है। तो अगर हम नॉर्दर्न हिली रीजन्स की बात करें तो वहां पर में बच्चे जो है वो बर्फ पर, इस तरह से बर्फ पर चलकर स्कूल जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर तक ट्रेवल करते हैं। अगर हम उत्तराखंड जैसे इलाकों की कुछ बात करें तो वहां पर में इस तरह से रॉकी पाथ होता है, पत्थर होते हैं, जमीन होती है, वहां पर से चलकर बच्चे जो है वो अपनी स्कूल तक पहुंचते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर से नॉर्दर्न हिली जो इलाके होते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पर में बर्फ गिरती है तो बच्चे वहां पर में स्नो पे से चल के स्कूल जाते हैं। और जहां पर में बर्फ नहीं पड़ती या जहां पर में रॉकी पाथ होते हैं, वहां पर में बच्चे इन पत्थरों के ऊपर से या इन खुरदरी जमीन पर से होकर अपने स्कूल में जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कभी एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट हमें देखना है फ्रेंड्स रेलवेज के बारे में। आप जानते हो कि अगर से ट्रांसपोर्टेशन रेल लाइन के थ्रू हो रहा है तब हम इसे रेल ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर में इस डायग्राम में देख भी पा रहे होगे। रेलवेज का इस्तेमाल हम बहुत सारी चीजों के लिए कर सकते हैं, जैसे कि बिजनेस के लिए अगर हमें यात्रा करनी है तो हम रेलवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइट सीइंग के लिए, पिलग्रिमेज मतलब अगर आप किसी तीर्थ स्थान पर जा रहे हो, किसी मंदिर में जा रहे हो, तो भी आप रेलवेज का इस्तेमाल कर सकते हो। अलॉन्ग विथ दिस, आप गुड्स को लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए भी रेलवेज का इस्तेमाल कर सकते हो। आप जानते हो कि बहुत सारी चीजें रेलवे के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जाती है। अगर हम हमारे इंडियन रेलवे की बात करें तो ये 150 साल से भी ज्यादा समय से हमारे इंडिया में काम कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा सा इंडियन रेलवेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। अगर हम इंडियन रेलवेज की बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारे इंडिया में रेल 1853 में मुंबई टू ठाणे के बीच में चली थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली ट्रेन कब चली थी। हमारे इंडिया में पहली ट्रेन 1853 में चली थी। और कहाँ से कहाँ चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। हम इंडियन रेलवेज के बारे में बात कर रहे थे, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारा इंडिया का रेलवे सिस्टम वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट है। अगर हम रेलवे की कनेक्टिविटी की बात करें तो हमारा नंबर 4th आता है वर्ल्ड में। अगर हम एशिया में बात करें, सिर्फ एशियन कंटिनेंट में, तो हमारा नंबर 2nd है चाइना के बाद में। एशिया में हमारा 2nd है और वर्ल्ड में हमारा 4th नंबर है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद में फ्रेंड्स, अगर हम स्पीड की बात करें, आप जानते होंगे कि आजकल हमारे इंडिया में बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, हम बुलेट ट्रेन बनाना चाहते हैं। तो हमारे इंडिया में अभी एट प्रेजेंट सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है, तो वो है गतिमान एक्सप्रेस, जिसकी स्पीड करीब करीब 160 किलोमीटर है। उसके बाद में गतिमान एक्सप्रेस जो है वो न्यू दिल्ली टू आगरा के बीच में चलती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो गतिमान एक्सप्रेस जो है वो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है हमारे इंडिया की, जो कि 160 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे इंडियन रेलवे से जब हम सफर करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अहमदाबाद से केरला के बीच में जा रहे हो, आपने अहमदाबाद से ट्रेन पकड़ी और आप केरला जाना चाहते हो, तो आपको बहुत सारे टनल, बहुत सारे ब्रिजेस को क्रॉस करना पड़ेगा बीच में। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक मैप के थ्रू भी इस चीज को समझा देता हूँ। और ये जो टनल्स है, जो ब्रिजेस है, ये वेस्टर्न घाट्स में आते हैं। अब ये वेस्टर्न घाट्स क्या होते हैं, ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से देख लेते हैं। इस कंसेप्ट को समझने के लिए फ्रेंड हम एक क्वेश्चन भी साथ ही साथ देख लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन वन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू केरला बाय ट्रेन, वन कम्स अक्रॉस मेनी टनल्स। दीज टनल्स आर इन हिल्स ऑफ विंध्याचल, अरावलीज, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स। अब आप यहाँ पर में देखिए, ये है अहमदाबाद और यहाँ पर में है केरला। अगर आपको अहमदाबाद से केरला जाना है तो आपको यहीं से ट्रेन पास करवानी पड़ेगी, यहाँ से ट्रेन जाती है। और आप जानते हो कि इस इलाके में जहां पर मैं पॉइंटर घुमा रहा हूँ, यहाँ पर में वेस्टर्न घाट्स है, बड़े बड़े पहाड़ है। तो जिसके वजह से अगर हमें ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना है तो हमें पहाड़ों को काट कर टनल बनाने पड़ेंगे, बीच में बहुत सारी नदियां आती है तो उस पर ब्रिज बनाना पड़ेगा। तो जब भी हम अहमदाबाद से केरला जाते हैं तो हमें बहुत सारे टनल्स और ब्रिजेस को पार करना पड़ता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो टनल है ये कौन से हिल्स में आता है, और मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप यहाँ से यहाँ जाना चाहते हो तो आपको वेस्टर्न घाट्स पार करके जाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
सो देखा फ्रेंड्स, आप लोगों ने किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ये क्वेश्चन आपसे CTET फरवरी 2016 में पूछा गया था। हो सकता है कि ऐसा ही कोई क्वेश्चन या सेम क्वेश्चन आपसे आगे में भी रिपीट करवा लिया जाए। अब आप जानते हो फ्रेंड्स कि हम अगर किसी भी मोड से ट्रेवल करते हैं, चाहे वो रेलवेज हो, रोडवेज हो, एयरवेज हो या फिर वाटरवेज, हमें टिकट की जरूरत होती है। और हम अगर रेलवे टिकट की बात करें तो रेलवे टिकट्स दो तरह की होती है, एक होती है रिजर्व टिकट और एक होती है अनरिजर्व टिकट। हम दोनों को एक एक करके अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम रिजर्व टिकट की बात करें तो रिजर्व टिकट आपकी कुछ इस तरह से दिखती है, जिसके ऊपर में आपकी बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर में मेंशन होती है। फॉर एग्जाम्पल कि इस टिकट पर कितने लोग जाएंगे। देखिए यहाँ पर में 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, तो 3 यहाँ पर में सीट्स है, 3 लोग जा सकते हैं इस टिकट पर। उनका सीट नंबर क्या होगा, उनका बर्थ नंबर क्या होगा, ये यहाँ पर में दिया है। उसके बाद में उन लोगों की एज यहाँ पर में मेंशन होती है, वो मेल है या फीमेल ये मेंशन होता है। कई सारे जगहों पर इनके नाम भी मेंशन होते हैं। तो ये सारी चीजें इसके ऊपर में मेंशन होती है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर में आपको दिख रहा होगा कि उनका बोर्डिंग और डेस्टिनेशन पॉइंट भी मेंशन होता है। ठीक है, कि ये कहाँ से बैठेंगे और कहाँ पर में जाकर उतरेंगे। तो ये इस रिजर्व टिकट के ऊपर में मेंशन होता है। उसके बाद में यहाँ पर में ये भी मेंशन होता है कि ट्रेन का नंबर क्या होगा, उसका अराइवल कितने बजे होगा, डिपार्चर कितने बजे होगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आप प्लेटफॉर्म नंबर ए पर खड़े हो तो ये यहाँ पर मैं डेट ये मेंशन होगा कि ये ट्रेन आएंगी कितने बजे और यहाँ से जाएगी कितने बजे। लेकिन अगर आपको स्टेशन नंबर बी पर पहुंचना है तो ये मेंशन नहीं होगा कि ये स्टेशन नंबर बी पर पहुंचेगी कितने बजे। यहाँ से निकलेंगी कितने बजे ये मेंशन होगा, लेकिन बी पर पहुंचेगी कितने बजे ये मेंशन नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अराइवल एंड डिपार्चर टाइम तो होता है, लेकिन डेट एंड टाइम ऑफ अराइवल एट डेस्टिनेशन इज नॉट मेंशनड। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी के ऊपर में बेस्ड एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। साथ ही साथ फ्रेंड, डेट ऑफ जर्नी, डेट ऑफ रिजर्वेशन और बुकिंग की, आपने किस दिन ये टिकट बुक की थी, आप कौन सी क्लास में, मतलब स्लीपर क्लास, थर्ड एसी, 2 AC या फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हैं, वो भी मेंशन होता है। अगर आप प्लेन से सफर कर रहे हो, यहाँ पर मैं सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए डाल दिया है कि अगर आप प्लेन से सफर कर रहे हो तो वहां पर में इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास दो ही क्लास होते हैं। ये सारी चीजें भी मेंशन होता है। साथ ही साथ आपका खर्चा कितना है ये भी इस टिकट के ऊपर में मेंशन होता है कि कितने रुपए की आपको ये टिकट पड़ी हुई है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर में मेंशन होती है। तो इसी के ऊपर में बेस्ड एक क्वेश्चन भी आपसे इसी के ऊपर में बेस्ड आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा गया था फ्रेंड्स। तो यहाँ पर में ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रिजर्व्ड रेल टिकट। ठीक है, रिजर्व रेल टिकट के ऊपर से आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये क्वेश्चन CTET फरवरी 2014 में पूछा गया था। अब चलिए एक एक करके पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या ये इन्फॉर्मेशन होती है। डेट एंड टाइम ऑफ बुकिंग, हाँ होती है, अभी हमने देखा कि कब बुक किया ये होता है। स्टार्ट ऑफ जर्नी का डेट एंड टाइम भी होता है। कोच नंबर, बर्थ नंबर, ये तो होना ही चाहिए। नेम, एज, सेक्स ऑफ द पैसेंजर, ये भी होता है। ट्रेन नंबर विथ नेम, बोर्डिंग स्टेशन एंड लास्ट स्टेशन, कि हम चढ़ने कब वाले हैं और उतरना कब है, ये भी मेंशन होता है। डेट एंड टाइम ऑफ अराइवल एट डेस्टिनेशन, अब आप मुझे बताइए कि क्या ये चीज मेंशन होती है कि आप स्टेशन नंबर बी पर कब पहुंचने वाले हो। स्टेशन नंबर ए से निकलोगे कब ये मेंशन होगा, लेकिन स्टेशन नंबर बी पर कितने बजे पहुंचोगे ये मेंशन नहीं रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से मुझे बताइए। वेरी गुड, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट्स आर करेक्ट। पॉइंट नंबर 5 इज नॉट करेक्ट, क्योंकि वहां पर मैं अराइवल एट डेस्टिनेशन ये वाला टाइम मेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट हमारी टिकट होती है अनरिजर्व टिकट। अब हमने देखा था कि रिजर्व टिकट में हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है, लेकिन अनरिजर्व टिकट में ऐसा कुछ नहीं होता है। अनरिजर्व टिकट बहुत ही साधारण सी टिकट होती है। इसमें यह लिखा होता है कि आपको चढ़ना कहाँ पर है, उतरना कहाँ पर में है और कौन से डेट की ये टिकट है। फॉर एग्जाम्पल आप 1 जनवरी को जाने वाले हो या फिर 25 मार्च 2016 को जाने वाले हो, किस दिन ये टिकट वैलिड है ये डेट लिखी होती है बस। और लिखा होता है कि इसकी फेयर कितनी है या कितने रुपए की ये टिकट है। इसके अलावा बहुत ही कम डिटेल्स है जो यहाँ पर में लिखी होती है। इसके ऊपर में आपका नाम नहीं लिखा होता। अनरिजर्व टिकट पर आपका नाम नहीं लिखा होगा, आप कौन से सीट पर बैठोगे ये भी लिखा नहीं होगा।
अगर आपके पास में अनरिजर्व टिकट है तो आपको ये भी गारंटी नहीं कि आपको वहां पर में सीट मिलेगी भी या नहीं, या आपको खड़े खड़े जाना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारे पास में रिजर्व टिकट नहीं है, अनरिजर्व्ड है हमारी टिकट, तो हमें जर्नी खड़े खड़े ही करनी पड़ती है, क्योंकि जो जनरल क्लास की बोगी होती है वहां पर में बिल्कुल जगह नहीं होती, वो बिल्कुल भरा हुआ होता है, और हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमें जगह नहीं मिली। आपके पास अनरिजर्व टिकट है तो आपका कोई सीट वगैरह नहीं है, अगर सीट है तो आप बैठोगे, अगर सीट वहां अवेलेबल नहीं है तो आपको खड़े खड़े जाना पड़ेगा। सो आई होप आपको रिजर्व टिकट और अनरिजर्व टिकट के अंदर में डिफरेंस समझ में आ गया है। सो फ्रेंड्स, अभी आपने रेलवे के टिकट के बारे में देखा। अब हम रेलवे के टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे कि रेलवे के टाइम टेबल में कौन कौन सी चीजें होती है। देखिए, ये एक बुकलेट होता है जो कि किसी भी ट्रेवल के लिए उसके डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर हम कितने देर रुकेंगे, कब कौन सी ट्रेन कहाँ पहुंचेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर में ये चार्ट देखिए, ये कोई स्पेसिफिक ट्रेन है, ठीक है, इसका ट्रेन नंबर दिया है, ट्रेन का नाम दिया है, और कहाँ से ये ट्रेन निकलने वाली है, तो ये भी यहाँ पर में बताया हुआ है। तो आप यहाँ पर में देख सकते हो फ्रेंड्स के पूरा चार्ट दिया हुआ है कि ये ट्रेन मुंबई से कब निकलेंगी, ठीक है, ये जो कि इसका सोर्स है, डिपार्चर होगा इसका 5:15 पे। फिर उसके बाद में इसका नेक्स्ट स्टॉप कब है, ये है दादर में, ठीक है, ये कब आएगी 5:28 पे, और यहाँ से निकलेंगी कब 5:30 पे। फिर इसका थर्ड जो स्टॉप है वो है थाने, ये थाने में पहुंचेगी 6 बजे, 6:02 पे यहाँ से निकल जाएगी। सो आप यहाँ पर मैं देख सकते हो कि इसका डिटेल्ड कोई एक स्पेसिफिक ट्रेन है उसकी पूरी डिटेल दी है कि ये ट्रेन कहाँ से निकलेगी, कब कब कहाँ कहाँ पहुंचेगी। सो इसके अंदर में अवेलेबल रूट्स होते हैं कि कौन से रूट्स पर ये जा सकती है। उसके बाद में दो दो स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस होता है कि डिस्टेंस कितना है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर में सीएसटी और दादर के बीच का आपको यहाँ पर में डिस्टेंस दिया हुआ है 9 किलोमीटर का। फिर उसके बाद में दादर टू ठाणे यहाँ पर में 34 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। उसके बाद में इन दो जर्नी के बीच में कौन कौन से स्टेशन आएंगे, इसकी भी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर में दी हुई होती है। सो आप देख सकते हो कि टाइम टेबल एक ब्रॉड आपके लिए बुकलेट का काम करता है। तो ये चीज होती है, जनरली आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कभी आपसे पूछ ले कि टाइम टेबल में कौन कौन सी चीजें होती है, तो इस तरह का क्वेश्चन कभी आ जाए तो आप लोगों को एग्जाम में सॉल्व करते आना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ आपसे न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पर में सीख ले, ताकि आप न्यूमेरिकल टाइप के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाए। वैसे ये बहुत बेसिक है, लेकिन जिन भी लोगों को ये चीज़ नहीं आती है मैं उन लोगों के लिए ये चीज़ रिपीट कर देता हूँ। देखिए, मैथ्स में या फिर हम कहें क्वांट में एक कंसेप्ट होता है, वो है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का। अब टाइम क्या होता है? टाइम एक ऐसा पीरियड है जिसमें एक व्हीकल को एक स्टेशन से या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना होता है। तो देखिए, टाइम मतलब क्या होगा? अगर से सपोज यहाँ पर में पॉइंट ए है और यहाँ पर में पॉइंट बी है, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में कितना समय लगा, ये हमारा टाइम है। उसके बाद में डिस्टेंस, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस कितना है, ये हमारा डिस्टेंस है। उसके बाद में स्पीड, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितनी स्पीड से आगे बढ़े, ये हमारी स्पीड है। सो फ्रेंड्स, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशनशिप होता है? तो देखिए, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर में भी आप देख सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मतलब हम कितने स्पीड से आगे बढ़े, डिस्टेंस मतलब हम ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, और टाइम ए से बी तक पहुंचने में हमें कितना समय लगा। तो ये चीज होती है। अगर आपको मैथ्स का थोड़ा भी नॉलेज हो तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके और भी फॉर्मूले बना सकते हो। अगर आपको टाइम निकालना है तो आप क्या करोगे, टाइम को इज इक्वल टू के इधर भेज दोगे और स्पीड को डिस्टेंस के नीचे ले लोगे, तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो टाइम को आप स्पीड के साथ में मल्टीप्लीकेशन में डाल दीजिए, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपसे कभी एवरेज स्पीड पूछ लिया जाए तो भी बहुत सिंपल है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बेसिकली ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है, लेकिन एवरेज स्पीड के लिए एवरेज स्पीड कितनी थी, टोटल कितना हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना समय लगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसे एक एग्जांपल से भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों को सीटीईटी सितंबर 2014 में पूछा गया था। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पर मैं रीड आउट कर देता हूँ। क्वेश्चन बोला है, अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम गांधीधाम ऑन 16 जुलाई 2014 एट 5:15 आर। ठीक है, 5:15 पे ये ट्रेन गांधीधाम से निकली 16 जुलाई को।
ये ट्रेन नागरकोइल में 18 जुलाई 2014 को 4:45 पे पहुंची। तो आपको बताना है कि अगर दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 2649 किलोमीटर है तो इस ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी है। अब फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये समझना होगा कि दोनों इस ट्रेन को गांधी धाम से नागरकोइल पहुंचने में कितना समय लगा। अब आप देखिए ये ट्रेन निकली थी 5:15 पर 16 जुलाई को और ये पहुंची 18 जुलाई को 4:45 मतलब कि 2 दिन बाद। लेकिन 2 दिन कंप्लीट नहीं हुए। आप जानते हो कि 2 दिन में कितने घंटे होते हैं, 48 आवर्स होते हैं। लेकिन अगर ये ट्रेन 18 जुलाई 2014 को 5:15 पे ही पहुंचती तो 48 घंटे पूरे हो चुके होते। लेकिन 48 घंटे पूरे होने में कितना समय बचा था, 15 मिनट बचे हुए थे। तो इस ट्रेन को कितना समय लगा, यहाँ पर में हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो टाइम कितना लगा है उस ट्रेन को, टाइम की अगर हम बात करें तो इसको टाइम लगा है 47 आवर्स 5 47 आवर्स 47.5 आवर्स। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि 47.5 घंटे इसको लगे, क्योंकि आधा घंटा अभी भी बचा हुआ है पूरे 48 घंटे होने में। उसके बाद में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इन्होंने, तो डिस्टेंस हम यहाँ पर में लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2649 किलोमीटर। और फ्रेंड्स आप मुझे बताइए कि हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। हमें स्पीड निकालनी है तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमें निकालनी है, डिस्टेंस हमें कितना दिया है, डिस्टेंस हमें दिया है 2649, तो 2649 हम यहाँ लिख देंगे। और टाइम हमें कितना लगा, टाइम हमें लगा 47.5 आवर्स, तो 47.5 आवर्स हमने यहाँ लिख दिया। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है लेकिन आपको थोड़ा यहाँ पर में एफर्ट लेना पड़ेगा। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो आपको यहाँ पर में आंसर मिलेगा 55.76 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए पॉइंट के बाद जो नंबर है वो 5 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, इस 55 को डायरेक्टली राउंड फिगर में, ठीक है, राउंड फिगर में 56 किलोमीटर आवर भी मान सकते हैं, क्योंकि 55 के बाद में पॉइंट जो है वो 0.5 से बड़ा है, 0.76 है ना, आधे से ज्यादा है। तो हम इसका बड़ा वाला नंबर ले लेते। अगर ये 0.5 से कम होता तो हम छोटा वाला नंबर लेते। अगर यहाँ पर में देख सकते हो आप कि 0.5 से बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर में 56 मानेंगे इसे। सो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, 56 किलोमीटर पर आवर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपसे सीटीईटी फरवरी 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन सेज अ स्टूडेंट नोटेड डाउन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन हर डायरी अबाउट हर जर्नी फ्रॉम अहमदाबाद टू नागरकोइल। ठीक है, नागरकोइल के लिए जब वो जा रही है तो उसको ये इन्फॉर्मेशन मिली और उसने अपने डायरी में नोट डाउन कर ली है। इन्फॉर्मेशन ये है कि 10/2/2014 को वो अहमदाबाद स्टेशन पे थी। गाड़ी जो है वो अहमदाबाद स्टेशन पे 11:30 AM पर पहुंची और 11:50 AM को वो वहां से निकल गई। और अहमदाबाद और गांधी धाम के बीच का डिस्टेंस जो है वो 301 किलोमीटर है। 12/2/2014 को ये ट्रेन नागरकोइल स्टेशन पर पहुंच गई, कितने बजे, 4:45 पे। और गांधी धाम से नागरकोइल के बीच का डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, 2649। ओके फ्रेंड्स, इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। आप ये चार्ट देख लीजिए पहले। ये गांधी धाम नागरकोइल एक्सप्रेस का चार्ट है। देखिए यहाँ पर मैं गांधी धाम से जब ट्रेन अहमदाबाद पहुंची तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 301 किलोमीटर। फिर जो नेक्स्ट स्टेशन आया वो वडोदरा स्टेशन आया। तो वडोदरा स्टेशन तक पहुंचने तक ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, 401 किलोमीटर। और गांधी धाम से नागरकोइल पहुंचने तक ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2649 किलोमीटर। तो यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पर मैं आपको क्या बोला है, सबसे पहले आता है गांधी धाम। ठीक है, गांधी धाम से आप कहाँ पहुंचे, आप पहुंच गए अहमदाबाद। ठीक है, तो आप गांधी धाम से अहमदाबाद के बीच का डिस्टेंस कितना है, 301 किलोमीटर। ठीक है, 301 किलोमीटर ये मिल गया। अब गांधी धाम से नागरकोइल, ठीक है, नागरकोइल टोटल डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 2649 किलोमीटर। अब आपको इतना डिस्टेंस निकालना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए जो मैंने यहाँ पर मैं पॉइंट किया है, इतना डिस्टेंस आपको निकालना है अहमदाबाद से नागरकोइल के बीच का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2600 में से आपको ये 301 को माइनस कर देना पड़ेगा। तो 2649 में से जब आप 301 को माइनस कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 2348 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका अहमदाबाद से नागरकोइल के बीच का। ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा 2348 किलोमीटर, अहमदाबाद टू नागरकोइल के बीच का डिफरेंस। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो यही, पहला कंक्लूजन तो यही निकला
इसकी डायरी में से कि द डिस्टेंस बिटवीन अहमदाबाद एंड नागरकोइल इज 2348 किलोमीटर, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपसे बोला है द ट्रेन कवर्स दिस डिस्टेंस इन 40 आवर्स एंड 55 मिनट्स, तो चलिए इसे भी वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले 10 तारीख को ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 तारीख को कितना किया, ये ट्रेन निकली 11:50 पे, तो 11:50 पे निकली, तो 10 तारीख में और कितने दिन बचे हैं 10 तारीख खत्म होने में, 12 घंटे 10 मिनट, तो 12 घंटे 10 मिनट 10 तारीख को ट्रेवल किया ट्रेन ने। 11 तारीख को पूरा 24 घंटे ट्रेन ट्रेवल करती रही, और उसके बाद में 12 तारीख को ट्रेन ने कितने देर ट्रेवल किया, सिर्फ सुबह के 4:45 तक, तो 4 घंटे 45 मिनट 12 तारीख को ट्रेवल किया। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 आवर्स 55 मिनट्स। तो 40 आवर्स 55 मिनट्स जो है वो टोटल टाइम है ट्रेवल का, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर ये सही है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बोल रहा है कि 28 घंटे ट्रेवल कर रही है, जब 44 घंटे ट्रेवल कर रही है तो 28 घंटे तो गलत हो जाएगा, तो ये हो गया। फिर फोर्थ पॉइंट जो है वो बोल रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज अबाउट 80 किलोमीटर। आपको पता है फ्रेंड्स कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको डिस्टेंस पता चल गया अहमदाबाद से नागरकोइल के बीच का है 2348 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है आपको 40 घंटे 55 मिनट, तो हम इसको नियरली इक्वल टू 41 ले सकते हैं। ठीक है, तो 41 ले लीजिए आप, 2348 किलोमीटर अपॉन 41, तो आपको यहाँ पर में जो आंसर मिलेगा वो करीब करीब 56-57 के करीब मिलेगा, 56 किलोमीटर पर आवर के बीच में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं देखिए ये 57-56 के करीब आ रहा है, और यहाँ पर मैं आपको आंसर दिया है 80 किलोमीटर पर आवर, तो ये गलत हो जाएगा। आपको पूरा आंसर नहीं निकालना है, आपको रफली देखना है कि ये किस रेंज में आ रहा है। 80 से तो बहुत दूर आ रहा है, ये 80 से बहुत दूर आ रहा है, तो 80 तो हो नहीं सकता, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो इसीलिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मतलब कि फर्स्ट एंड 2 जो कंक्लूजन है वही बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं देखिए आप लोगों को बोला है अ पोर्शन ऑफ रेलवे टाइम टेबल फॉर द रूट ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन इज गिवन बिलो। देखिए आपको यहाँ पर मैं बोला है सूरत, मतलब कोई ट्रेन है पहले निकली होगी, ओके, कोई स्टेशन से, फोर्थ स्टेशन उसका कौन सा है, सूरत स्टेशन है, वो 16:15 को यहाँ पर पहुंचती है और 16:20 को यहाँ से निकल जाती है। तो फर्स्ट स्टेशन से, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेशन है उससे सूरत तक की दूरी कितनी है, 530 किलोमीटर, और फर्स्ट स्टेशन से मडगांव तक की दूरी कितनी है, 1509 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि सूरत और मडगांव के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स कि जो भी फर्स्ट स्टेशन होगा मैं उसे फर्स्ट नाम दे देता हूँ, उससे सूरत तक की दूरी कितनी है, सूरत तक की दूरी कितनी दी है आपको, यहाँ पर मैं दी है 530 किलोमीटर, और जो फर्स्ट स्टेशन है उससे आपकी मडगांव तक की दूरी कितनी दी है, ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, 1509 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर मैं बताना है कि सूरत से मडगांव के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 1509 में से आपको 530 को माइनस कर देना पड़ेगा, तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा, 979 किलोमीटर, है ना। तो ये सूरत और मडगांव के बीच का डिस्टेंस आपको कितना मिल जाएगा, 979 किलोमीटर। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो यहाँ पर मैं आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 तो एलिमिनेट हो गए। उसके बाद में बारी आती है समय कितना लगा। तो यहाँ पर मैं अगर हम पूरा समय कैलकुलेट करें तो देखिए जो ट्रेन जो है वो सूरत में कितने बजे पहुंची है ट्रेन, सूरत में देखिए सूरत में जो ट्रेन है वो 16:15 को पहुंची है, मतलब सॉरी यहाँ पर मैं देखिए जो ट्रेन जो है वो सूरत से कब निकली, सूरत से कितने बजे निकली थी, वो निकली थी 6:20, सॉरी 16:20 पे। तो 16:20 पे निकलने के बाद ट्रेन पहुंची कितने बजे मडगांव पे, मडगांव पे पहुंची है अगले दिन 7:35 पे, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों समय के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो आपको पता चलेगा कि ये डिस्टेंस आ रहा है 15 आवर 15 मिनट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 979 किलोमीटर और 15 आवर्स 15 मिनट्स। सो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। इजी क्वेश्चन होते हैं, इजीली आप इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स अब तक हमने रोड ट्रांसपोर्ट में दो तरीके देख लिए हैं, एक है हमारा रोडवेज और एक है हमारा रेलवेज। लैंड ट्रांसपोर्ट के और भी कई सारे मोड्स होते हैं, उन्हें भी हम एक एक करके देख लेते हैं ताकि अगर इन पर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इन्हें अटेम्प्ट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल बैम्बू ब्रिज,
आप जानते हो कि असम और उसके आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा रेन होती है, बहुत बारिश होती है, और ऐसी बारिश के समय में घुटनों तक, नी हाई तक पानी आ जाता है। तो ऐसे समय में लोग बम्बू और रोप से एक ब्रिज बना लेते हैं जिससे वो वाटर को क्रॉस कर पाए। जैसे कि आप इस इमेज में देख भी पा रहे होगे कि इस तरह का अरेंजमेंट कर दिया जाता है, बम्बू और रोप को बना मिलाकर एक ब्रिज बना दिया जाता है जिससे कि बच्चे लोग अपने स्कूल पर जा पाएंगे और जो बड़े हैं वो अपने काम पे जा पाएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बम्बू ब्रिजेस का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के लिए, लैंड ट्रांसपोर्ट में ज्यादातर असम में होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर इस तरह से फ्रेंड्स लद्दाख के एरियाज में बच्चे ट्रॉली पर भी चढ़कर जाते हैं। बहुत ज्यादा आपको इसमें डीप में ध्यान नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है कि ट्रॉली पर इस तरह से लद्दाख में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि ट्रॉली के जरिए लोग पानी को पार कर रहे हैं या एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। फिर आप जानते हो फ्रेंड्स कि कैमल जो है वो राजस्थानी इलाकों में पाया जाता है। तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैमल का इस्तेमाल कर रहे हो, कैमल कार्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये भी एक लैंड ट्रांसपोर्ट के मीडियम में ही आता है। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि कैमल के पीछे में इस तरह से बुलक बांध दी जाती है, कार्ट बांध दी जाती है, और कार्ट को ये जो कैमल है वो इस तरह से पुल करता है। तो आप ये दो इमेज देख पा रहे होंगे, दोनों इमेज से आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से कैमल कार्ट काम करता है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कैमल कार्ट जो है वो राजस्थान में ज्यादातर यूज किया जाता है। नेक्स्ट मोड जो है फ्रेंड्स हमारा लैंड ट्रांसपोर्टेशन में वो है बुलक कार्ट। आई होप आप सभी ने बुलक कार्ट देखी होगी। बुलक कार्ट जो है ये ज्यादातर विलेजेस में इस्तेमाल की जाती है और ये एंशियंट टाइम से अब तक चली आ रही है। एंशियंट टाइम्स में भी बुलक कार्ट का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें क्या होता है कि टू व्हील्ड या फोर व्हील्ड कार्ट को एक कैटल पुल करती है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये टू व्हील्ड है और कभी कभी इसके पीछे में चार चक्के भी लगा दिए जाते हैं और दो कैटल जो है वो इस तरह से इसे पुल करती है। तो ये बुलक कार्ट होती है और ये एंशियंट टाइम से चली आ रही है और ज्यादातर आज भी विलेजेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कोई गाँव में जाओगे तो आप देखोगे कि विलेजेस में आज भी लोग बुलक कार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट में एक और टाइप भी है फ्रेंड्स, जुगाड़। ये गुजरात में यूज किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर में देख भी पा रहे होगे। इसमें जो आगे वाला पार्ट है ये मोटरसाइकिल की तरह दिखता है। यहाँ पर में आप देखिए मोटरसाइकिल के सामने के हिस्से की तरह ये दिख रहा है और पीछे में यहाँ पर में वुडन प्लैंक अटैच कर दी जाती है जिसमें लोग बैठते हैं। तो ये सही तरह से इसका नाम रखा गया है जुगाड़, क्योंकि ये जुगाड़ करके बनाई गई है। मोटरसाइकिल का आगे का हिस्सा ले लिया गया है और पीछे में वुडन प्लैंक बना दी गई है जिससे कि ये एक जुगाड़ बन गया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सो आई होप आपको ये चीज ध्यान में रहेगी, ये गुजरात में यूज की जाती है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमें देखना है फ्रेंड्स वाटर ट्रांसपोर्ट। हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में जाना था कि ट्रांसपोर्ट मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी गुड्स का या कोई पैसेंजर का मूवमेंट। अगर ये मूवमेंट हम वाटरवेज के अंदर में कराएंगे, वाटर बॉडीज के अंदर में कराएंगे, तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट कहलाता है। अब वाटर ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हम किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? हम बोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम शिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सबमरीन का, येच का, स्टीमर्स का, बहुत सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो तीनों ट्रांसपोर्ट मीडियम में सबसे चीपेस्ट है, सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट मीडियम वाटर ट्रांसपोर्ट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि तीनों में से सबसे सस्ता वाला कौन सा है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे सस्ता होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसी के साथ में फ्रेंड्स हम गुड्स और पैसेंजर को मूव कराने के लिए, ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए वाटरवेज का इस्तेमाल करते हैं। अब ये वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो विद इन द कंट्री भी हो सकता है और आउटसाइड द कंट्री भी हो सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल हमारे देश के अंदर में वाटरवेज के बारे में बहुत सारी चर्चा है कि किस तरह से हम हमारे नदियों का इस्तेमाल करके हमारे देश में भी वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे सकते हैं। तो वाटर ट्रांसपोर्ट इनलैंड भी हो सकता है, मतलब अंदर में भी हो सकता है कंट्री के, और कंट्री के बाहर भी हो सकता है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे कंट्री का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स का, वो इंटरनेशनल मार्केट में वाटरवेज के जरिए होता है। इसीलिए अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे कन्वीनियंट मेथड कौन सी है? वाटरवे है। हम रोडवेज से बहुत सारी चीजें नहीं भेजते, हम एयरवेज से बहुत सारी चीजें नहीं भेजते, हम वाटरवेज से सबसे ज्यादा चीजें भेजते हैं। ये चीज जस्ट आपके नॉलेज के लिए, एग्जाम में आपसे नहीं पूछी जाएगी बट आपको पता होनी चाहिए थी। अब मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो तीनों मीडियम में सबसे सस्ता है, लेकिन ये सबसे स्लो भी है।
सबसे सस्ता तो है ही, लेकिन सबसे स्लो भी है। जैसे कि आप यहाँ पर मैं देख पा रहे होगे कि जो ये शिप है ये बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अगर आप रोड की बात करें तो आप रोड पर स्पीड बढ़ा सकते हो, रेल में भी आप स्पीड बढ़ा सकते हो, एयर वेज तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फास्ट है ही, लेकिन जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, एक चीज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर आप बड़ी बड़ी नदियों में ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो तो वहां पर में आप स्टीमर और बोट्स का इस्तेमाल करोगे। स्टीमर और बोट का इस्तेमाल नदियों में किया जाता है और शिप का इस्तेमाल ओशियन और सीज में किया जाता है, क्योंकि शिप बड़ी होती है। तो स्टीमर और बोट का इस्तेमाल नदियों में किया जाता है, बड़ी नदियों में, और शिप का इस्तेमाल ओशियन और सीज में किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके ऊपर में बेस्ड कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में फ्रेंड्स वाटर ट्रांसपोर्ट दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है इनलैंड वाटरवेज और एक होता है लैंड के बाहर में। तो अगर इनलैंड वाटरवेज है तो वो कहाँ कहाँ हो सकता है, ऐसी जगहों पर ही हो सकता है जहाँ पर में नदियाँ हो। तो इनलैंड वाटरवेज जो है वो डोमेस्टिक या फिर होम ट्रेड के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप डोमेस्टिक करवाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको आंध्र प्रदेश से आंध्र प्रदेश के अंदर में ही करवाना है या आंध्र प्रदेश से किसी और स्टेट में करवाना है एक ही कंट्री के अंदर में, तो ये इनलैंड वाटरवेज हो जाएगा। और इनलैंड वाटरवेज की फैसिलिटी हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में कुछ ही स्टेट्स में है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में, आसाम, तमिलनाडु, ऐसी जगहों पे जहां पर में बहुत सारी नदियां अवेलेबल है, वहीं पर इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। और मैंने अभी आपको बताया कि इनलैंड मतलब वहां पर में समुद्र तो होगा नहीं, नदियां ही होगी। तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए हम बोट और स्टीमर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि नदियों में हम स्टीमर्स और बोट का इस्तेमाल करते हैं और ओशियन और सीज में हम शिप का इस्तेमाल करते हैं। अब एक और चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, कि केरला में कुछ जगहों पर वुडन बोट, ऐसी छोटी छोटी वुडन बोट का इस्तेमाल किया जाता है जिसे वल्लम कहते हैं। ठीक है, इस वल्लम का इस्तेमाल लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए करते हैं। वल्लम का इस्तेमाल देखिए इस तरह से, इस तरह की ये बोट होती है, ये छोटी छोटी बोट होती है जिसे वहां पर में केरला में लोग वल्लम कहते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को मैंने बता दिया है। नेक्स्ट हमें देखना है फ्रेंड एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। आप जानते हो कि एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो फास्टेस्ट है और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, सबसे ज्यादा महंगा है, लेकिन सबसे ज्यादा फास्टेस्ट भी है। आपको अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो सबसे ज्यादा स्पीड में आपको एयर ट्रांसपोर्ट ही पहुंचा सकता है। एयर ट्रांसपोर्ट के लिए हम बहुत सारे चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट होते हैं, पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं, कार्गो एयरक्राफ्ट होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, इन सभी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स आप जानते हो कि हिली और माउंटेन्स एरियाज जहां पर में ट्रेन नहीं जा सकती, वहां पर में रोड बनाना मुश्किल होता है, वहां पर में रिवर तो जाती ही नहीं, ऑब्वियसली ऊंचाई पर रिवर उल्टी तो बहेंगी नहीं। तो ऐसी जगहों पर हम एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए इजीली एक्सेसिबल है और ये बहुत ही कन्वीनियंट भी हो जाता है ऐसे जगहों पर। अगर से हिली और माउंटेनियस एरिया है तो वहां पर में हम एयर ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर से कहीं पे नेचुरल कैलेमिटी आई है, जैसे कि अर्थक्वेक आया है, फ्लड आ गई है, तो वहां पर में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भी हम एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर से कहीं पे बाढ़ आ जाए तो हम वहां पर में कैसे जाएंगे, रोड तो बंद हो गया है, रेलवेज भी जा नहीं सकती। ओके, वाटरवेज जा सकती है लेकिन जगह जगह पे बहुत अलग अलग चीजें पड़ी होती है तो वो भी सही से पहुंच नहीं पाएगी। तो वहां पर में एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर से कहीं पे अर्थक्वेक आया है, पटरियां उखड़ गई है, रोड टूट गए हैं, वाटर से भी नहीं जाया जा सकता है, तो भी हम वहां पर में एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये फास्टेस्ट है और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। एयर ट्रांसपोर्ट में फ्रेंड्स कुछ आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के नाम ध्यान में रखने हैं, क्योंकि हो सकता है कभी भी आपसे ये एग्जाम में पूछ ले। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर में मैंने आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के नाम दे दिए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसकी नोट्स बना सकते हो, ताकि आप बार बार इसे रिवाइज कर पाए और इस पर अगर से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सके। जैसे कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो हैदराबाद में है, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हैदराबाद में है। दूसरा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में है, कोम्पेनगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में है, तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम तिरुवनंतपुरम तिरुवनंतपुरम सिटी में जो भी एयरपोर्ट है उसका नाम तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में है। ये बहुत
स्पेशली पूछा जा सकता है आपसे कि अहमदाबाद में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली में है। मीनाबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो चेन्नई में है। तो ये सारे एयरपोर्ट्स आपको ध्यान में रखने कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एटलीस्ट ये तो पता होने ही चाहिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप नोट्स को भी रेफर कीजिए, क्योंकि नोट्स में बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये जो वीडियोज़ है ये कंसेप्ट वीडियोज़ है, आपको समझाने के लिए है। इसके अलावा भी अगर आपको नॉलेज लेना है तो आप नोट्स ज़रूर पढ़िए, क्योंकि नोट्स में ही आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपसे सीटीटी फरवरी 2015 में पूछा गया था। ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन सेज राधा यूजेस ट्रेवल टिकट्स एट different types, which of the following concept could be effectively discussed by using such tickets। उसके पास में बहुत सारी टिकट्स है, तो इसमें से कौन सी चीज़ों को उसमें डिस्कस किया जा सकता है कि कौन सी टिकट महंगी होगी, कौन सी सस्ती होगी, एंड ऑल दैट। तो पहला है द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल बाय डिफरेंट मीन्स इज डिफरेंट। ये तो सही है, इसके पास बहुत सारी टिकट होगी, बहुत सारे मोड की, एयर टिकट होगी, रोड टिकट होगी, रेलवे की टिकट होगी, वाटरवेज की टिकट होंगी। तो एक चीज़ तो समझ में आएगी कि हर ट्रेवल मोड के लिए जो टिकट है उसका दाम अलग है। अगर आपको ए से बी जाना है तो टिकट का दाम अलग होगा, अगर आपको ए से सी जाना है तो टिकट का दाम अलग होगा। द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल डिपेंड्स अपॉन फ्यूल यूज बाय व्हीकल्स। अब देखिए, हमने कहीं पर में भी फ्यूल की बात नहीं की। ज्यादातर समय इस तरह से होता है कि कितने स्पीड में और कितनी लग्जरी के साथ आप जा रहे हो, ठीक है, कितना आपको सुविधाएं मिल रही है। फ्यूल यूज्ड, इसके ऊपर में ट्रेवल कॉस्ट डिपेंड नहीं करता, इसके बारे में बात नहीं होगी क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ा भी नहीं है अभी। उसके बाद में वी नीड टिकट्स टू ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप जानते हो कि अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट करना है, अगर आप बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो या एरोप्लेन से जा रहे हो, ये सभी के सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो तो आपको टिकट की ज़रूरत होगी ही, तो ये भी बिल्कुल सही है। अंडरस्टैंडिंग द रिजर्वेशन प्रोसेस, तो ये तो नहीं है, ये ऑड वन आउट हो गया। तो हमारा यहाँ पर में आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। ओनली 1 and 3 कैन बी इफेक्टिवली डिस्कस्ड। यहाँ पर मैं देखिए इफेक्टिवली डिस्कस पूछा था, तो इफेक्टिवली डिस्कस जो है हम 1 and 3 को ही कर सकते हैं। 2 को भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर में जब इफेक्टिवली वर्ड आता है तब हम वही चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कॉस्ट ऑफ ट्रेवल बाय डिफरेंट मीन्स इज डिफरेंट, ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है। और वी नीड टिकट टू ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये भी। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने हमारा ट्रेवल पर पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है।